सबसे पहले ये बातें सुन लीजिए। इनसे आगे चलकर मुझे समझने में आपको मदद मिलेगी। मैंने अपनी जिंदगी के हालात लिखने के सिलसिले में पूरे 6 बरस तक ज्यादातर लगातार और कभी कभी रुक रुक कर मेहनत की है। 1.5 बरस की मेहनत के बाद पहला मुसव्वदा तैयार किया, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर 1.5 बरस में दूसरा मुसव्वदा मुकम्मल किया, उस पर भी लकीर खींच दी। फिर 1.5 पौने 2 बरस लगाकर 900 पन्नों का तीसरा मुसव्वदा तहरीर किया और 3000 रुपये में उसकी किताबत भी मुकम्मल करा ली। मगर जब उस पर एक गहरी नज़र डाली तो पता चला कि इस मुसव्वदे को भी मैंने ऐसे घबराए हुए आदमी की तरह लिखा है जो सुबह बेदार होकर रात के ख्वाब को इस खौफ से जल्दी जल्दी उल्टा सीधा लिख मारता है कि कहीं वह जहन की गिरफ्त से निकल ना जाए। और खुदा खुदा कर यह चौथा मुसव्वदा छप रहा है। और मेरे दिल की बात आप पूछें तो यह भी कह दूं कि मैं इस चौथे मुसव्वदे से भी संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन क्या करूं, अब मुझमें यह दम बाकी नहीं रहा है कि 2 बरस और मेहनत करके 5वां मुसव्वदा लिखूं और उस पर भी कलम फेर दूं। फिर यह भी सोचता हूं कि मेरे चल चलाव का वक्त सर पर आ पहुंचा है और यह मिसरा, नसीम जागो कमर को बांधो, उठाओ बिस्तर की रात कम है, दिल में गूंजता रहता है। इसलिए डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि तहरीर ही में खुदा के फजलो करम से मौत आ जाए और मुसव्वदा ना तमाम पड़ा रह जाए। इसलिए अब जैसा भी है यह चौथा मुसव्वदा पेश कर रहा हूं। मैं कभी मजबूत हाफिजे का मालिक नहीं रहा और अब तो यह आलम हो गया है कि रात को क्या चीज खाई थी सुबह को यह भी याद नहीं रहता। कई महीने पहले की बात है कि तारों की छांव में टहलने निकला, वापसी में अपने घर का रास्ता भूल गया। वह तो कहिए कि मेरे एक हमउम्र टहलते मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि यहीं कहीं बरसाती नाले के किनारे जो एक गुंबद वाला मकान है, क्या आप उसका रास्ता बता सकते हैं? उन्होंने कहा, क्या आप जोश साहब के मकान जाना चाहते हैं? मैंने कहा, जी हाँ। और उन नेक मर्द ने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। रुखसत होते हुए उन्होंने मुझसे कहा, आज से 40-42 बरस पहले मैंने जोश साहब को आगरे में देखा था। मेरा नाम नसीर अहमद है। जोश साहब से मेरा सलाम कह दीजिएगा। मैं शर्म के मारे यह नहीं बता पाया कि मैं ही जोश हूं। और तो और आपको मुश्किल से यकीन आएगा कि एक रोज एक खत लिखने के बाद जब दस्तखत की नौबत आई तो अपना तखल्लुस भूल गया। चंद सेकंड तक मुझ पर एक विचित्र पीड़ा की कैफियत तारी रही। दिल धड़ धड़ करने लगा और अगर 4 सेकंड के अंदर अंदर अपना तखल्लुस याद ना आता तो यकीन जानिए मेरा दम निकल जाता। मैंने यह बात इस वास्ते लिख दी कि अगर मेरी जिंदगी के किसी वाकये में कमी बेशी या आगा पीछा नजर आए तो उसे मेरी तरफ से जानबूझकर की गई बात ना समझें और मेरी हालत पर तरस खाकर उसे माफ कर दें। 75 बरस की पहाड़ सी जिंदगी का अहाता करना बच्चों का खेल नहीं है। मैंने बुझे हुए हाफिजे के तह दर तह पेचीदा और घोर अंधेरों में टटोल कर यह सफर तय किया है। उन अंधियारों में मेरे हालात इस कदर उलझे और एक दूसरे पर चढ़े हुए मिले कि यह पता नहीं चलता था कि कौन सी घटना पहले की है और कौन सी बात की, और भूलों का रेवड़ मुझे किस तरफ लिए जा रहा है। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता आगे बढ़ता रहा। अपने बुढ़ापे को लड़कपन की सीमाओं तक खींचकर ले गया। लड़कपन से किशोरावस्था की ओर बाग मोड़ी, किशोरावस्था से भरपूर जवानी और जवानी से अधेड़ उम्र के 2 बियाबा तय करते हुआ बुढ़ापे के इस बीहड़ तक आ गया। क्या बताऊं, इस यात्रा में क्या क्या जतन करने पड़े। मैंने अपने बुढ़ापे को बच्चा बनाकर अपने माँ बाप के आगोश में बिठाया, अपने घर की अंगनाई में कुलेलें की, पुरानी बरसातों को जगाया, अपने मदरसों और बोर्डिंग हाउसों में गया, अपने लंगोटिया यारों को पुकारा, मौत की नींद सोए हुए जवानी के इतिहासकारों के कंधे हिलाए, अपने दूरस्थ दोस्तों को इशारों से करीब बुलाया, अपनी जवानी के शबस्तानों में पहुंचा जहां जुल्फों की सुगंध अब तक मचल रही है और टूटे पैमानों और बुझी शमाओं के अंबार लगे हुए हैं और गेसुओं से गिरे हुए सिंदूर के जर्रे अब तक दमक रहे हैं। वहां पहुंचकर अपने बिछड़े हुए माशूकों को उस सिंहासन पर बिठाया, इंद्रधनुष और आकाश गंगा के रंग जिसकी परिक्रमा किया करते थे। और माजी से अपने को जब डसवा चुका तो कलम को खून में डुबो डुबोकर सब कुछ कलम बंद कर लिया और आपको सुनाने बैठ गया। कहते हैं लखनऊ में एक बूढ़े मिर्जा साहब रहते थे जिन्होंने हजरते जाने आलम
वाजिद अली शाह की आंखें देखी थीं। एक बार चंद नौजवानों ने आग्रह किया कि मिर्जा साहब किबला कुछ पुराने हालात सुनाइए। उन्होंने सीना पीट कर कहा, लड़कों, मुझसे वह दास्तां ना सुनो वरना मेरी छाती फट जाएगी। तुम्हारी थोड़ी देर की दिलचस्पी हो जाएगी और मैं पहरों के लिए बेकार हो जाऊंगा। लेकिन जब उन नौजवानों ने उनके कदम पकड़ लिए तो माजी की तरफ पलटने पर मजबूर हो गए और हालात सुनाते सुनाते थोड़ी देर में उनका यह हाल हो गया कि गला रुध गया और हिचकियां ले लेकर रोने लगे। हाय जाने आलम कहकर बेहोश हो गए। सो बंदा परवर, अपना हाल सुनाकर मैं भी इसी तरह हिचकियां ले लेकर रो रहा हूँ। हाय माजी के डंक, अपने कभी के रंग महल में जो हम गए, आंसू टपक पड़े दरो दीवार देखकर। मैं इस बूंद भर जिंदगी को भोगने और बज़ाहिर रंगीन लेकिन खून में लथपथ कैदखाने में उबने के वास्ते कब लाया गया, इस बात को ठीक ठीक बयां नहीं कर सकता। इसलिए कि मेरे खानदान में बच्चों की जन्म तिथि दर्ज करने का रिवाज नहीं था। अलबत्ता मेरी दादी जान ने, जो वंश की इतिहासकार थी, मुझसे मेरी पैदाइश का जो सन बताया वह सन ईस्वी के हिसाब से 1896 था या 1898, यह भी याद नहीं रहा। बहरहाल अपनी उम्र को 2 साल बढ़ा देने में नुकसान ही क्या है। इसलिए आप यह समझ लें कि मैं 1896 पैदा हुआ था, 2 बरस और बूढ़ा हो गया तो हो जाने दीजिए। अलबत्ता यह बखूबी याद है कि दादी ने फरमाया था कि बेटा तू सुबह 4 बजे पैदा हुआ था। आम के बागों की रूमानी और घनेरी छांव में झूमता, बौर की बुए मस्ताना में महकता, कोयलों की कूकू और पपीहों की पीहू पीहू से चटकता मलिहाबाद हिंदुस्तान की तहजीबी जन्नत लखनऊ से सिर्फ 13 मील की दूरी पर स्थित है। यह खालिस पठानों की बस्ती है, जिसके एक गोशे में हम लोग यानी दर्राए खैबर से आए हुए आफरीदी और दूसरे गोशों में कंधार से आए हुए कंधारी आबाद हैं। हिंदुस्तान में आकर और लखनऊ के आसपास बसने के बावजूद हमने लड़ाकू आदत नहीं छोड़ी और आफरीदियों और कंधारियों के दरमियान एक लंबी मुद्दत तक तलवार चलती रही और फिरंगियों ने जब आकर तलवार छीन ली तो लठपौगा होने लगा। हिंदुस्तान आकर और खासतौर पर लखनऊ की सभ्यता से प्रभावित होकर हम लोग एक अजीब गंगा जमुनी कौम बन गए। हमारे यहाँ एक तरफ तो लखनऊ की दुपल्ली टोपियाँ, मखमल के लिहाफ, चौक का इत्र, कन्नौज का तेल फुलेल और मशरू के पायजामे रिवाज पा गए और पतंगबाजियाँ, मुर्गबाजियाँ, बटेरबाजियाँ और उनकी पालियाँ होने लगीं और हमने अस्सलाम अलैकुम की बजाय आदाब, तस्लीमात, कॉर्निश और बंदगी को अख्तियार किया और उसके साथ साथ बैतबाजियाँ और मुशायरे भी होने लगे और सेहते ज़ुबान के तसव्वुर ने भी आंखें खोल दी। और दूसरी तरफ अल्लाह दे और बंदा ले किस्म के हंगामे भी जारी रहे और आए दिन की फौजदारियाँ और खूंखारियाँ भी बराबर होती रहीं। मुद्दतों तक हमारा यह आलम रहा कि अगर किसी राही को अचानक खांसी आ जाती और वह किसी के दरवाजे के सामने थूक देता था तो साहिब खाना साहब लठ लेकर गली में आ जाते थे कि खां साहब आप हमारे मकान पर थूक रहे हैं, और थूकने वाला खां साहब अकड़कर जवाब देता कि तब नहीं थूका था, अब थूक रहे हैं, आख थू आख थू। और दोनों के दरमियान बड़े जोर शोर से लठ चलने लगता था। और अगर किसी शादी ब्याह में 2 मुखालिफ गिरोह अपने आमने सामने खट्टों पर बैठे हुक्का पीते थे तो उनमें से जब एक गिरोह का आदमी कुड़ 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 कड़ाक की आवाज निकालकर हुक्का पीता था तो दूसरे गिरोह के तमाम आदमी उसे ऐलान जंग समझकर इससे भी कहीं ज्यादा जोर से कुड़ 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 कड़ाक 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 की आवाजें निकालकर इस कदर जोर से हुक्का पीते थे कि चिल्मों से आंचें निकल जाती थीं। और इस जिद्दम जिद्दा का नतीजा यह होता था कि पल भर में दोनों तरफ से सर लहू लुहान होकर रह जाते थे। लखनऊ के कमिश्नर या गवर्नर ने मलिहाबाद के बारे में यह जुमला नहायत खूब लिखा था कि मलिहाबाद दर्राए खैबर का एक ऐसा अंश है जिसका हिंदुस्तान में अभी तक विलय नहीं हो सका। मेरे कुल के विघटन के बाद मलिहाबाद की कमर टूट कर रह गई। तीनों ड्योढ़ियों में से अब एक भी ड्योढ़ी बाकी नहीं रही और मलिहाबाद की धाक दम तोड़ चुकी है। फिर भी मेरे मलिहाबाद के तेवर अभी तक एकदम मिटने नहीं पाए हैं। हरचंद जमींदारी और तालुकेदारी का खात्मा फिजा पर एक खतरनाक सन्नाटे की तरह छाया हुआ है, मगर लोगों में पठानों के मोहल्ले का दमखम और सिपाहगिरी का तंतना आज तक बाकी है। अब मलिहाबाद की हालत लखनऊ के उन मीर साहब की सी है जो शबाब में इस कदर खूबरू और गबरू थे कि बड़ी बड़ी नकचढ़ी परी जमालों के गुरूरे जमाल की पिंडलियां उनके रूबरू कांपने लगती थीं। शबाब ढलने के बाद जब वह किसी शहर की सराय में जाकर ठहरे और बरामदे में बैठकर हुक्का पीने लगे और भटियारियों की लड़कियां उनके हुक्का पीने के अंदाज और हर कश पर उनके गालों के गड्ढों पर हंसने लगीं तो उन्होंने झल्लाकर कहा,
हंस लो कलूटी छोकरियो, जी भर के हंस लो। अगर जवानी में तुम मुझे देख लेती तो हाय मेरे अल्लाह कहकर जमीन पर बैठ जाती और छल छलाने लगती।